यहां से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होता है। हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन तय है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो क्या है आपका, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, उन सभी बातों को पहले हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई पुनर्गठन करना क्यों है। देखो सिंपल सी कहानी है, जब देश आजाद हुआ तो हमने हमारी सुविधा अनुसार क्या किया, ढेर सारी जो रियासतें थी, कितनी रियासतें थी लगभग, कितनी रियासतें साक्षी, कितनी रियासतें थी लगभग, देशी रियासतें कितनी थी भाई। सरदार पटेल किस चीज का एकीकरण कर रहे थे, सरदार पटेल एकीकरण कर रहे थे देशी रियासतों का। कितनी रियासतें, लगभग 550 देशी रियासतें थी। 550 देशी रियासतों का एकीकरण करके हमने क्या किया, उनको व्यवस्थित रूप में संविधान में रखा। वो व्यवस्थित रूप संविधान में कहां पे देखने को मिलेगा, वो व्यवस्थित रूप संविधान में कहां पे देखने को मिलेगा, 7th पार्ट में देखने को मिलेगा। किसमें, 7वें भाग में। आज की तारीख में नहीं है, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इसको किसमें रख दिया गया, उन देशी रियासतों को पुनर्गठित किया गया। और देशी रियासतों को पुनर्गठित करके हमने कहां रख दिया, 7वें भाग में रख दिया। और 7वें भाग में हमने क्या किया, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और एक चौथा पार्ट भी बनाया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, द्वीप समूह, ठीक है। चौथा भाग भी हमने बनाया, उसको क्या नाम दे दिया, द्वीप समूह। आप पढ़ते हैं ना भारत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में कि भोपाल इस पार्ट का हिस्सा था, बघेलखंड या बुंदेलखंड बिंद प्रदेश इसका हिस्सा था, मालवा इसका हिस्सा था। वो कहां से निकल करके आता है, इस पोर्शन से निकल करके आता है, ठीक है। तो संविधान के 7वें भाग में हमने क्या किया, राज्यों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा पार्ट ए, दूसरा हिस्सा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी, चौथा हिस्सा हमने डी नाम ना देकर के क्या नाम दिया था, द्वीप समूह नाम दिया था। लेकिन क्या हुआ, इसमें समस्या निकल करके आ रही थी। वो समस्या क्या थी, वो समस्या क्या थी, बिल्कुल सही अनूप और अजय, है ना। ये समस्या क्या थी, बार बार की अलग अलग राज्यों द्वारा मांग की जा रही थी, अलग अलग क्षेत्रों द्वारा मांग की जा रही थी कि हमको हमारी भाषा, हमारी क्षेत्रीयता, हमारे धर्म, हमारी जाति के आधार पर एक नया राज्य दे दीजिए। और ये मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। और ये मांग फाइनल रूप से कब निकल करके आती है, एकदम जब चरम सीमा में पहुंच जाती है। वो चरम सीमा कब निकल करके आएगी हमको, 1953 में। वो चरम सीमा कब निकल करके आएगी, 1953 में, जब क्या होगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग जो थी वो एकदम क्या होने लग जाएगी, आग पकड़ने लग जाएगी। तो पहली बार क्या किया जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। हम ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन में, पॉलिटी वाले में, ठीक है। अभी हम सिर्फ चूंकि मध्य प्रदेश को समझना है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को मान लिया गया और 1953 में क्या कर दिया जाएगा, भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया जाएगा। वो राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश। अब समस्या ये हो गई कि आपने एक की बात मान ली, ठीक है। वही होता है कि घर में बड़े बेटे की बात मान ली गई, छोटे बेटे की बात नहीं मानी गई। तो अब यहाँ पे समस्या होगी। तो समस्या क्या हुई कि अलग अलग राज्यों ने फिर से क्या किया, मांग करना चालू किया कि हमको भी राज्य दे दो, हमको भी राज्य दे दो भाषा के आधार पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारी समितियां गठित होंगी। इन समितियों में जो सबसे फाइनल समिति गठित होगी उसका नाम क्या था, फजल अली। उसका नाम क्या था, फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग, या इसी को क्या किस नाम से जानते हैं हम, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से। किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ये फाइनली क्या बोलेगा कि हाँ, राज्यों का पुनर्गठन कीजिए, परंतु सिर्फ भाषा को आधार नहीं बनाएंगे। किसको आधार बनाएंगे, भाषा के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा को, आर्थिक इंडिपेंडेंसी को, ठीक है। मतलब आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था को देखना पड़ेगा, आदि आदि कारणों के आधार पर क्या कर सकते हैं आप, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। ये बात तो किसने बोली, फजल अली आयोग ने बोली। तो फजल अली आयोग की अनुशंसा को बाकायदा क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। फजल अली आयोग की अनुशंसा के लागू करने के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, और राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का भी क्या होगा, पुनर्गठन होगा। अब यहां से हमको क्या करना है, मध्य प्रदेश को पुनर्गठन को देखना है। तो आप 1956 की स्थिति के पहले या राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा को लागू करने के पहले क्या स्थिति थी, एक बार पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 1956 की स्थिति को लागू करने के पहले हमको यह स्थिति देखने को मिलेगी। क्या स्थिति है भाई, जो टोटल ए बी सी और द्वीप समूह वाला हिस्सा डिवाइड किया गया था 7th पार्ट में, द्वीप समूह जैसा भारत में कुछ, मध्य प्रदेश में कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या क्या है भाई आपका, इधर पे जो पार्ट ए है उसमें क्या मिल जाएगा आपको, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार मिल जाएगा, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, सीपी बरार के रूप में जानते हैं। किसको रूप में, सीपी बरार के रूप में। सीपी बरार की राजधानी क्या थी, नागपुर। सीपी बरार की राजधानी नागपुर, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है आपका, मध्य भारत आ जाता है, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या की राजधानी के क्या मिलेगी आपको, इंदौर मिल जाएगी।
पार्ट बी की राजधानी इंदौर। इसके बाद क्या आ जाता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या मिलेगा आपको, विंध्य प्रदेश मिल जाएगा जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा। ठीक है, इन्हीं सब का पुनर्गठन होगा। और आखिरी में क्या मिलेगा, पार्ट सी का ही एक हिस्सा भोपाल रियासत। भोपाल रियासत की राजधानी भोपाल थी। इन सब राज्यों को क्या कर दिया जाएगा, इन सब प्रदेशों को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा और हम क्या करेंगे, एक नए राज्य का गठन करेंगे जिसको किस रूप में जाना जाएगा, मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कहानी हमारी क्या है, चलनी है। अब पार्ट ए के तहत क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट ए के तहत क्या बातें चल रही थी, बी में क्या बातें चल रही थी, सी में क्या बातें चल रही थी, भोपाल रियासत में क्या बात चल रही थी, इसको क्या करना है, हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति, या 1947 में मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में विभाजित था। कौन कौन से 4 हिस्से, वही आपका सीपी बरार, विंध्य प्रदेश, मालवा प्रदेश और कौन सा हो जाता है, भोपाल रियासत। ठीक है, इन 4 हिस्सों में सबसे पहले क्या आता है आपका सीपी बरार पार्ट ए। सीपी बरार पार्ट ए की बात कर लें। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार की स्थापना कब हुई थी, 2 नवंबर 1861 को। आप में से जिनको नहीं पता ये फैक्ट्स उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। आप में से जिनको नहीं पता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। सीपी बरार की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई थी। कहां से अलग किया गया था इसको, हैदराबाद से अलग किया गया था। सीपी बरार पहले किसका हिस्सा था, हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। सीपी बरार पहले हैदराबाद का हिस्सा था, बाद में उसको क्या किया गया, ठीक है, बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई थी। ठीक है, तो सीपी हिस्सा अलग हो गया, बरार हिस्सा अलग हो गया। सीपी की स्थापना कब होगी, 1861 में। बरार की स्थापना कब होगी, 1936 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। राजधानी क्या थी, नागपुर, पीछे आपने देख लिया था। ठीक है, पीछे आपने देखा कि भाई उसकी राजधानी क्या थी, नागपुर, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो उसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, यही व्यक्ति आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। यही व्यक्ति आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए। राज्यपाल कौन थे, ई राघवेंद्र राव। सीपी बरार के पहले राज्यपाल ई राघवेंद्र राव, सीपी बरार के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये क्या था आपका पार्ट ए की बातें थी। इसके बाद आता है पार्ट बी, मध्य भारत। पार्ट बी, मध्य भारत की स्थापना या गठन के समय उसको 28 मई 1948 को गठन के समय, गठन कब होगा, 1948 में। उस समय उसका नाम क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर शायद, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर इसको नाम दिया गया था। मतलब क्या, उसी को बोलते हैं मालवा यूनियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मालवा यूनियन के नाम से जानते हैं। अनूप पाठक ये वाले फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट है, बट इसकी आगे हम चर्चा करते हैं पुनर्गठन में। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, 1947 में क्या स्थिति थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं मुझे 1956 में क्या हो गया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, अभी हम 1947 में क्या एग्जैक्ट स्थिति थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 1947 की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो जो आपका ये है मध्य भारत है, उसका गठन कब होगा, 1948 में। तब इसको नाम क्या दिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर। बाद में इसको क्या कह दिया गया, मालवा यूनियन के नाम से जाना गया। ठीक है, किसके नाम से, मालवा यूनियन के नाम से जाना गया। इसका नाम परिवर्तन कब होगा, 1950 में। नाम परिवर्तन करके क्या नाम दे दिया जाएगा, मध्य भारत। मध्य भारत का पुराना नाम क्या था, आपको क्वेश्चन आएगा, क्या बताएंगे, मालवा प्रदेश। और क्या बताएंगे, इसको किस बता देंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर के नाम से। ठीक है, ये बता देंगे। शीतकालीन राजधानी क्या थी इसकी, ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, इंदौर। ठीक है, मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों थी। शीतकालीन राजधानी क्या थी, ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, इंदौर। ठीक है, कितनी रियासतें थी इसके अंतर्गत, 26। मध्य भारत में कितनी रियासतें, 26। ठीक है, इसके शासक कौन थे, गठन के समय 28 मई 1948 को, 28 मई 1948 को गठन के समय इसके शासक कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया थे। ठीक है, वो क्या थे, उसके शासक थे, उसके राज्य प्रमुख थे, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, ग्वालियर के। ठीक है, इंदौर के शासक कौन थे, यशवंतराव होलकर। ग्वालियर के शासक कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया, और इसके शासक कौन थे, यशवंतराव होलकर। ठीक है, यशवंतराव होलकर लिख लेंगे, इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर। तो जो जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे उनको राज्य प्रमुख बनाया जाएगा, और यशवंतराव होलकर जो इंदौर के शासक थे उनको उप राज्य प्रमुख बना जाएगा। राज्य प्रमुख मतलब सिंपल सा क्या कह लो, गवर्नर बनाया जाएगा, और इनको क्या बना दिया जाएगा, यशवंतराव होलकर को डेप्यूटी गवर्नर बना दिया जाएगा। ठीक है, क्या बना दिया जाएगा, डेप्यूटी गवर्नर बना दिया जाएगा। इतनी बातें।
इसके बाद क्या होगा, ये तो 47 की स्थिति हो गई। इसके बाद क्या होगा, राज्य पुनर्गठन 1956 के समय, मतलब अभी लागू नहीं हुआ, जैसे आज की तारीख से 1 नवंबर 1956 से लागू हो जाएगा। तो भाई 1 नवंबर 1956 के पहले तक कौन था, तो 1 नवंबर 1956 के पहले राज्यपाल कौन था, लीलाधर सेठ, और मुख्यमंत्री कौन था, तख्तमल जैन। ठीक है, कौन था, तख्तमल जैन। क्या क्या बातें हो गई, समराइज करेंगे इसको एक बार। मई 1948 में स्थापना की जाएगी, तब नाम क्या था, मालवा प्रदेश या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर का राज प्रमुख कौन था, जीवाजीराव सिंधिया, जिनको राज प्रमुख बना दिया जाएगा। और इंदौर का राज प्रमुख कौन था, इंदौर के राज प्रमुख यशवंतराव होलकर थे, जिनको उप राज प्रमुख बनाया जाएगा। इसमें टोटल 26 रियासतें थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। जब इसका पुनर्गठन होने वाला है 1956 में, तब इसका मुख्यमंत्री कौन था, तो मुख्यमंत्री हमको कौन मिलेगा, तख्तमल जैन, और राज्यपाल कौन मिलेगा, लीलाधर सेठ। इतनी बातें आपको यहां पे याद रखनी है। इसके बाद आता है पार्ट बी, विंध्य प्रदेश। पार्ट बी विंध्य प्रदेश 1948 में स्थापित होगा। 12 मार्च 1948 को रीवा को मुख्य राजधानी बनाया जाएगा और नौगांव छतरपुर को उप राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो इसको। नौगांव छतरपुर को उप राजधानी बनाएंगे और रीवा को मुख्य राजधानी बनाएंगे। ठीक है, 1948 को विंध्य प्रदेश को गठन के समय उसे पार्ट बी में शामिल किया गया था, किंतु 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया। यदि आपसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसको पहले पार्ट बी में रखा गया था, बाद में पार्ट सी में कर दिया गया, ठीक है, यदि इस प्रकार से क्या आता है, आपको प्रश्न आता है, तो वो कौन सा प्रदेश है, विंध्य प्रदेश है। पहले पार्ट बी में था, बाद में उसको कहां पे कर दिया गया, पार्ट सी में कर दिया गया। गठन के समय महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव क्या थे, इसके राज प्रमुख थे। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव क्या थे, इसके गवर्नर थे, राज्य प्रमुख थे। ठीक है, गठन के समय कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड के और कामता प्रसाद सक्सेना बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री थे। दो इसमें भी दो बड़े क्षेत्र थे। इसमें कौन कौन से दो क्षेत्र, बड़े क्षेत्र, एक बघेलखंड रीवा वाला क्षेत्र, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखते जाओ। ठीक है, एक क्या था आपका, बघेलखंड रीवा, और दूसरा क्षेत्र कौन सा था, नौगांव छतरपुर। जो बघेलखंड रीवा वाला क्षेत्र था, उसके जो प्रमुख बनाए गए मतलब इसको जो उस समय प्रमुख बनाए गए वो कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह। और जो नौगांव छतरपुर वाला क्षेत्र था, उसके कौन प्रमुख बनाए गए, कामता प्रसाद सक्सेना, वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो अवधेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हो गए रीवा वाले क्षेत्र के। नौगांव छतरपुर वाले क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन हो गया, कामता प्रसाद सक्सेना। और इसके पूरे प्रमुख कौन हो गए, मतलब प्रमुख मतलब प्रेसिडेंट कौन हो गए, प्रेसिडेंट टाइप से है ना, राज प्रमुख, वो कौन हो गए, मार्तंड सिंह जूदेव, कहां के, बघेलखंड के राजा। ठीक है, इसमें कितनी रियासतें थी, 35। हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं मालवा प्रदेश, उसमें कितनी रियासतें थी, 26। ठीक है, इसमें कितनी रियासतें थी, 35 में थी, जिनकी संख्या 1956 में कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। 1948 में कितनी रियासतें थी, इसमें 35 थी, एक और बढ़ जाए, 3 और बढ़ जाएंगे, वो कितनी हो जाएगी, वो 38 हो जाएगी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री कौन था, शंभुनाथ शुक्ल। राज्य पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री कौन था, शंभुनाथ शुक्ल। जैसे पीछे आपने देखा कि पीछे कौन मुख्यमंत्री था, तख्तमल जैन, और राज्यपाल कौन था, लीलाधर सेठ, वैसे यहां पे कौन मुख्यमंत्री मिलेगा, शंभुनाथ शुक्ल। पीछे कौन था वहां पे, पहले वाले में रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। अब मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसका एकदम समराइज्ड वे में पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, समराइज्ड वे में पीछे लिखा हुआ, मैंने अभी आपको जो भी पीछे पढ़ाया 4 स्लाइड 5 स्लाइड में, उसका एकदम समराइज फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस बरार नागपुर। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस बरार के राज्यपाल कौन थे, पहले राघवेंद्र राव, मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल। रियासतें कितनी थी, 14। रियासतें कितनी थी, 14। ठीक है, फिर आता है आपका पार्ट बी, इंदौर। पार्ट बी एक इंदौर में था, पार्ट बी का दूसरा हिस्सा कहां पे था, आपको ग्वालियर की राजधानी में मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको ग्वालियर की राजधानी में। ये है आपका पार्ट बी वाला। मध्य भारत 1948 में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री कौन थे, लीलाधर जोशी। मुख्यमंत्री राज्य पुनर्गठन के समय, राज्य पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तख्तमल जैन। राज प्रमुख कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया। उप राज प्रमुख कौन थे, यशवंतराव होलकर। रियासतें कितनी थी, 26। पार्ट ए में रियासतें कितनी, देख लो इधर है ना, पार्ट ए में रियासतें कितनी, 14। पार्ट बी में रियासतें कितनी, 26। पार्ट सी में कितनी रियासतें, 35। और बाद में बढ़कर के कितनी हो जाएंगी, 38। बाद में बढ़ करके कितनी हो जाएंगी, 38। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा याद रखना। अब यहां पे भोपाल रियासत आती है। ठीक है, पहले एक बार भोपाल रियासत को देख लेते हैं, फिर मैप को वापस से देखते हैं। ये यहां पे भोपाल रियासत दी हुई है।
भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत संघ का हिस्सा होगी। भाई जो रियासतें थी उनको भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए क्या करना था? सिर्फ एक चीज करनी थी, वो क्या था? विलयकरण का जो पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? एक कागज था सिंपल सा, जो कौन लेके घूम रहा था? सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन। वीपी मेनन और सरदार पटेल ने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करवाया। किससे? भोपाल रियासत से। कब साइन हुआ वो? 1 जून 1949 को। उस तारीख को भारत किसका हिस्सा बन गया? भारत संघ का हिस्सा बन गया। इसके पहले तक यहां पे क्या चल रही थी? नवाबशाही चल रही थी। ठीक है, इनको भी नवाब बनना था, बोले हम भारत में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इनको मतलब देश के बीच में बैठ करके तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम भारत में शामिल नहीं होगे। ठीक है, इसके बाद एनबी बनर्जी भोपाल के मुख्य आयुक्त थे। एनबी बनर्जी भोपाल के मुख्य आयुक्त थे। उस समय के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के राज प्रमुख बनाए गए। भोपाल का नवाब कौन था उस समय? हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान को हमने क्या बना दिया उस समय का? मतलब 49 में यहां का राज प्रमुख बना दिया भोपाल का। 20 मार्च 1952 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। भोपाल का पहला मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये वही शंकर दयाल शर्मा है, ये वही शंकर दयाल शर्मा है जो आगे चल करके 90 के दशक में क्या बनेंगे? देश के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्या करना आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम बात कर रहे थे पीछे मैप में कि मैंने आपको सब कुछ समराइज्ड फॉर्म में बता रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट ए बता दिया था, पार्ट की बी की भी चर्चा कर ली। भोपाल रियासत ये मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा कर ली। प्रथम मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा, राज प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्लाह। रियासत कितनी थी यहाँ पे? एक थी मात्र। भाई भोपाल रियासत बस हो गया, एक ही तो रियासत थी यहाँ पर। ठीक है, जैसे वहां पार्ट ए में कितनी थी? 14, पार्ट बी में कितनी थी? 26, पार्ट सी में कितनी थी? 35, बाद में बढ़ के 38 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भोपाल में एक ही रियासत आपको देखने को मिलेगी। ये विंध्य प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म में एकदम समराइज्ड वे में क्या है भाई? तो विधानसभा 60 सदस्य थे विधानसभा में, विंध्य प्रदेश की विधानसभा। विंध्य प्रदेश की जब हम विधानसभा पढ़ेंगे ना, तो विंध्य प्रदेश की विधानसभा, इसके पहले आपका जो ये था कौन सा मालवा क्षेत्र, यहाँ की विधानसभा, इनकी भी चर्चा करेंगे अलग से जब हम विधानसभा पढ़ेंगे। आज ही तब आज ही क्लास में होगा। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल, मार्तंड सिंह जूदेव, रियासतें कितनी थी? 38 थी। वो भी मैंने आपको पीछे करवाया था। आप में से जो लोगों को क्या चाहिए एकदम शॉर्ट में चाहिए है, वो क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैप का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे इस मैप को यदि आपको चाहिए है उसमें सॉफ्ट कॉपी में, वो ऑलरेडी कहां डाला हुआ है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मैंने अभी आपको जो भी स्थिति बताई वो कब की स्थिति बताई? 1947-48 की स्थिति बताई। ठीक है, कब की? 1947-48 की। और फिर मैंने आपको पीछे समझाया कि भाई लगातार क्या हो रहा था? राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। कारण भी मैंने आपको पीछे बता दिया था कि भाई कोई भाषा के आधार पे, कोई किसी आधार पे बोल रहा था। तो 1956 में क्या किया जाएगा? राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। किसकी अनुशंसा पर? फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। तो अब वहां से बातें हम क्या करेंगे? 1 नवंबर 1956 के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को किस नाम से जानते हैं? फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। 3 मेंबर बॉडी थी। कितने मेंबर बॉडी थी? 1+2 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, ये क्या थी? 1+2 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, 3 सदस्य इस आयोग की अनुशंसा पर क्या किया जाएगा? 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। क्या पुनर्गठन करेंगे हम? तो मैंने आपको पीछे समझाया, मैंने पीछे क्या बताया आपको कि संविधान के 7वें भाग में, संविधान के 7वें भाग में एबीसी में क्या किया गया था? राज्यों का डिवीजन किया गया था। तो हम क्या कर देंगे? उस एबीसी डिवीजन को खत्म कर देंगे। एबीसी डिवीजन को खत्म कर देंगे और फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे। 2020 का प्रश्न आया हुआ है। 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि फजल अली आयोग की अनुशंसा पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? 2020 के प्री में फजल अली आयोग की अनुशंसा पर कितने राज्य और यूटी बनाए गए थे? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास आपके लिए। कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो देखो फजल अली आयोग ने अपनी अनुशंसा दी। उस अनुशंसा में उन्होंने क्या बोला कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। सॉरी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिए गए? बना दिए गए। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फजल अली आयोग ने जबकि कितना बोला था? उनने बोला था 16 राज्य और 3 यूटी बनाओ। फजल अली आयोग की अनुशंसा कितने की थी? 16 + 3 की, जबकि हमने बनाया कितना? 14 + 6।
ये अनुशंसा है और ये हमने बनाया। अनुशंसा कितने की थी कि 16 राज्य बनाओ, 3 यूटी बनाओ। भारत सरकार ने उस बात को पूर्ण रूप से नहीं माना, उन्होंने बोला कि हम 14 राज्य बनाएंगे, 6 यूटी बनाएंगे। प्रश्न किस चीज पे आया हुआ था? प्रश्न 14 और 6 पे आया हुआ था। प्रश्न आपका 14 और 6 पे आया हुआ था, ठीक है। तो इस सिफारिश के आधार पर, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर जो 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई, जो 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई, उसमें से जो पार्ट ए और पार्ट बी मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए और पार्ट बी था, उसको मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय पार्ट ए और पार्ट बी को, पार्ट ए और पार्ट बी में कोई चेंज नहीं किया गया। पार्ट ए क्या था? सीपी बरार, कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। उसको हमने क्या कर लिया? पूर्ण रूप से अपने इधर पे शामिल कर लिया, ठीक है। तो पार्ट बी में अच्छा सॉरी, पार्ट ए और पार्ट बी में परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का हिस्सा क्या है, थोड़ा सा बना लिया गया। क्या क्या परिवर्तन हुआ अब मैं चर्चा करता हूं। जो अभी यहाँ पे कौन बोल रहा था? अनूप भाई बोल रहे थे ना। अनूप भाई में क्या 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 बोला था उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या चर्चा हुआ परिवर्तन पार्ट ए और पार्ट बी में, है ना। सबसे पहले क्या था? पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस बरार। क्या क्या हुआ भाई? बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। नागपुर क्या थी? राजधानी थी। नागपुर क्या थी? पार्ट ए की राजधानी थी। तो राजधानी भी चली गई महाराष्ट्र में, बाकी कुछ और जिले भी चले गए महाराष्ट्र में। टोटल कितने? 8। टोटल कितने? 8 जिलों को तत्कालीन बंबई राज्य में, ये जो बंबई राज्य था ना, किसमें शामिल कर दिया? बंबई राज्य में। और इसी बंबई राज्य को हमने क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किसमें? महाराष्ट्र और गुजरात में। बंबई राज्य का भी डिवीजन होगा आगे चल करके, किसमें? महाराष्ट्र और गुजरात में डिवीजन होगा, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी इन जिलों को छोड़ करके, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, इनको छोड़ करके बाकी सब हिस्सा कहां आ गया? यहां पर आ गया। पार्ट बी की बात करें, इसमें भी परिवर्तन होगा। पार्ट बी में कहां पे परिवर्तन होगा? तो मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के समय मंदसौर जिले की सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया हमने। मंदसौर जिले के एक तहसील है सुनील टप्पा, वो राजस्थान में चली जाएगी और शेष भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाएगा। भानपुरा तहसील भी मंदसौर में, उसको मध्य प्रदेश में ले लेंगे, लेकिन सुनील टप्पा राजस्थान में चली जाएगी। एक परिवर्तन ये हुआ। दूसरा परिवर्तन, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील, सिरोंज कहां आ जाएगा? विदिशा में आ जाएगा। सुनील टप्पा कहां चला जाएगा? राजस्थान में चला जाएगा। बस ये परिवर्तन किया, ठीक है। सिंपल सा हमने क्या कह सकते हैं, हमने सुनील टप्पा दे दिया और बदले में सिरोंज ले लिया। बस ये पार्ट बी में अंतर आया। पार्ट ए में क्या अंतर आया? 8 जिले चले गए, ठीक है। पार्ट सी में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। पार्ट सी पूरा का पूरा, पार्ट सी में 2 हिस्से थे, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत, पूरा का पूरा हमने यहां पर शामिल कर लिया। विंध्य प्रदेश का पूरा भाग, भोपाल स्टेट का पूरा भाग, बिना किसी परिवर्तन के पूर्ण रूप से भारत में शामिल, मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? 47 के 48 की स्थिति देखी आपने, फिर आपने क्या देख लिया? ये वाला पोर्शन देखा आपने, 56 की स्थिति देखी, ठीक है। अब 1 नवंबर 1956 क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन जाएगा। जब मध्य प्रदेश उस समय आएगा अस्तित्व में, तो उस समय उसमें कितने थे? 43 जिले थे। मध्य प्रदेश में कितने जिले? 43 जिले। कब की स्थिति? 1 नवंबर 1956 की स्थिति में। फिर क्या होगा? यहां पे कुछ और अन्य बातें हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण, मतलब अच्छे से याद ही रखना एकदम। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होगा, लेकिन गठन के पहले मध्य रात्रि में 31 अक्टूबर 1956 को, 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? 31 अक्टूबर को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बताएंगे आप लोग? ठीक है। 31 अक्टूबर 1956 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया को मिंटो हॉल में शपथ दिलवाएंगे। मिंटो हॉल क्या है? हमारा पुराना विधानसभा है। मिंटो हॉल क्या है? पुराना विधानसभा है। तो पुराने विधानसभा भवन में, मिंटो हॉल में पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलवाई जाएगी। किसके द्वारा? हमारे चीफ जस्टिस के द्वारा। चीफ जस्टिस कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। इतनी बात आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति हैं सीजेआई के तौर पे जो आगे चल करके देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। कार्यकारी, कौन से? कार्यकारी, ठीक है। लेकिन एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है। वो भी क्या भाग्यशाली रहे होंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति बने भी कैसे? बोले ये निपट लिया, वो निपट लिया, इसके मर गए, उसके मरने के चक्कर में बेचारा राष्ट्रपति बन गया उसको, ठीक है। खुशी भी नहीं होती है, खुशी मनाएंगे दुख मनाएं,
ठीक है, जैसे कल क्या हुआ, भूकंप आया हुआ था, कहां पर, एनसीआर में। ठीक है, अब एनसीआर में भूकंप आया और एक न्यूज पोर्टल ने लिख दिया खबर, क्या ना खबर लिखी कि भारत के लाहौर, कराची, दिल्ली, हरियाणा, यहां पे भूकंप आया। अब मैंने खबर को देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं खुशी मनाऊं कि दुख मनाऊं। दुख इसलिए हो रहा था कि भूकंप आया, खुशी इस बात की हो रही थी कि उसमें लिखा हुआ था भारत के शहर कराची और लाहौर में भी भूकंप आ गया। ठीक है, तो सपना बेच रहा हो आदमी, ज्यादा भावुक हो गया, बोले भारत के शहर लाहौर कराची में, भविष्य बता रहा हो। ठीक है, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया, बिल्कुल सही है ना, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे नाम दे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल को, भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस, दिलवा दी शपथ 31 अक्टूबर को दिलवा दी। भाई 1 नवंबर को मुख्यमंत्री को शपथ दिलवानी है, पहले तो इसके लिए हमको पहले राज्यपाल खड़ा करना पड़ेगा, तो राज्यपाल हमने बना दिया पट्टाभी सीतारामैया को। अब राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। मुख्यमंत्री कौन, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, किसके, पार्टी सीपी बरार के, सीपी बरार के मुख्यमंत्री थे कौन, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अब वो क्या बन जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहां पे शपथ लेंगे, मिंटो हॉल में। महामहिम श्री भोगूराज पट्टाभी सीतारामैया श्री रविशंकर शुक्ल को शपथ दिलवाएंगे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला आता है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी अब। ठीक है, अब हमको देखना है कि भाई 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश कैसा दिखता था। ठीक है, क्या उसके संबंध में डेटा है। यदि बात करूं यहां पे क्षेत्रफल की, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 13.49% है। देश के कुल क्षेत्रफल का 13.49%। भौगोलिक अवस्थिति क्या थी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति सामने लिखी हुई है आपके, इसको आप नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, भौगोलिक विस्तार कैसा था, हम 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं, आज की बात मत करने लगिएगा आप। ठीक है, भौगोलिक विस्तार क्या था, पूर्व से पश्चिम 996 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1127 किलोमीटर। ठीक है, सीमावर्ती राज्य कितने थे, 7। सीमावर्ती राज्य कितने, 7। जैसे आज की तारीख में 5, तो पहले कितने थे, 7। 7 में कौन कौन से भाई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो आज भी है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आज भी है। पहले और कौन होता था, बिहार भी होता था। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और आंध्रा। आज की तारीख में उड़ीसा और आंध्रा बिहार नहीं है, तो उड़ीसा आंध्रा बिहार नहीं है, तो बचा क्या फिर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। एक्स्ट्रा में कौन, छत्तीसगढ़, जो कि अभी जुड़ गया हमारा 2000 के पश्चात से, वरना छत्तीसगढ़ भी तो अपना ही बच्चा था। ठीक है, वो जैकी श्रॉफ बोलता ना, बच्चा मेरा बिड़ू बच्चा है ना, तो वो वाली कहानी आ जाती, वो भी अपना ही बच्चा है यार। ठीक है, इधर भी पाकिस्तान भी अपना ही बच्चा है, बांग्लादेश भी अपना ही बच्चा है ना। ध्यान रखना, तुम्हारी पढ़ाई का उद्देश्य एक ही है, कल को सब अपना क्या करना है, एक ही बनाना है। ठीक है, सब शामिल कर लेना है। लोकसभा सीटें कितनी थी, उतनी उस समय 27 थी। लोकसभा सीटें 56 की स्थिति में 27 थी। ठीक है, राज्यसभा सीटें 56 की स्थिति में कितनी थी, 16 थी। विधानसभा सीटें कितनी थी, 288। विधानसभा सीटें कितनी थी, 288। यहां पे लिखा हुआ है एक, इस एक का क्या होता था, ये एक व्यक्ति कौन होता था, एंग्लो इंडियन होता था। क्या होता था, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन जैसा कोई नामांकन नहीं होता है, एंग्लो इंडियन जैसा अब कोई नामांकन नहीं होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति कौन था, एंग्लो इंडियन होता था। इसके अलावा उत्तरी सीमांत बिंदु क्या था हमारा, मुरैना, वो तो आज भी है। उत्तरी सीमांत बिंदु मुरैना वो आज भी है। दक्षिणी सीमांत बिंदु क्या था हमारा, सुकमा। बस्तर रीजन में एक जिला आता है सुकमा, वो हमारा दक्षिणी सीमांत बिंदु था। ठीक है, पश्चिमी सीमांत बिंदु क्या था, झाबुआ। ठीक है, पश्चिमी सीमा, आज की तारीख में आप अलीराजपुर बोलेंगे क्योंकि उस समय अलीराजपुर जिला नहीं होता था। ठीक है, पूर्वी सीमांत बिंदु क्या था हमारा, सरगुजा। सरगुजा कहां है, जसपुर जिले में है, जसपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इतनी बातें अभी के लिए आपको। हाँ, 104th अमेंडमेंट बिल्कुल सही है ना, 104th अमेंडमेंट से हमने क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन के अपॉइंटमेंट को खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियन होता क्या है, तो ऐसा अंग्रेज जो यहाँ आके शादी करता है और यहीं पे क्या करने लग जाता है, बच्चा पैदा करने लग जाता है। ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन। अब आता है भाई, आपने पीछे देख लिया कि मध्य प्रदेश की स्थिति 1 नवंबर 1956 को क्या थी, कितने जिले थे, क्या सब परिस्थितियां थी, सब आपने देख लिया।
तो 1 नवंबर 1956 से लेकर के आज की तारीख तक हम कैसे आगे लगातार बढ़ते रहे। 1 नवंबर 1956 से लेकर के आज की तारीख कितनी है, 22 मार्च। 22 मार्च 2023 तक हम कैसे पहुंचे यहां तक, इस पूरी प्रक्रिया को अब हमको देखना है। तो 1 नवंबर 1956 से हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले पहला पड़ाव जब कहां पे आएगा, 26 नवंबर 1972 को। यह डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1972 को हम क्या करेंगे, राजनंदगांव और भोपाल जिले बनाए जाएंगे। भोपाल ऑफिशियली 26 नवंबर 1972 के पहले तक सीहोर जिले की एक तहसील होता था, तो उसका निर्माण जिले के रूप में कर दिया जाएगा। और राजनंदगांव जो कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में है, उसको भी जिला बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 56 के पश्चात जो पहला परिवर्तन होगा वो कब होगा, 72 में। 72 के पश्चात जो अगला परिवर्तन होगा वो कब होगा, 98 में। और 98 में बहुत ज्यादा क्रूशियल परिवर्तन होंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय भयंकर राजनीति चल रही थी। राजनीति क्या थी, अपने चरम पर थी। हर कोई क्या चाह रहा था, अपने लिए जिले की मांग कर रहा था। ठीक है, तो बी.आर. दुबे समिति का गठन किया जाएगा मई 1998 में। 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति का गठन किया जाएगा। बी.आर. दुबे समिति जो कि गठित की गई वो क्या बोलेगी, 10 जिलों के गठन की बात करेगी। 10 जिलों के गठन की बात करेगी। उन 10 जिलों में से 6 जिले विभाजन के पश्चात 2000 के विभाजन के पश्चात 6 जिले कहां चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। बचेंगे यहां पे कितने, 4 जिले। बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए, 10। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 4। 6 कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में। जो 4 मध्य प्रदेश में बचे वो कौन कौन से हैं, श्योपुर जो कि मुरैना से बनाया गया था, बड़वानी जो कि खंडवा से बनाया गया था, डिंडौरी मंडला से बनाया गया था, कटनी जबलपुर से बनाया गया था। ठीक है, मई 1998 की घटनाक्रम हो गई, 25 मई 1998 का। लेकिन राजनीति यहां पे ठंडी नहीं हुई। राजनीति क्या करती है, सब खा जाती है। उसको और भूख लगी थी, तो उन्होंने क्या बोला, जून 1998 में, अगले ही महीने कुछ और क्षेत्र के नेताजी, जो छोटे भैया नेता होता है ना, फुड़फुड़ा उठता है वो फुड़फुड़ा उठा, क्या बोला उसको, हमको और जिले दो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सिंहदेव समिति का गठन किया जाएगा। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए जाएंगे। उन 6 में से मात्र 3 जिले अब मध्य प्रदेश में हैं। 10 में से कितने बचे हैं, मात्र 4 बचे हैं। और 6 में से कितने बचे हैं, मात्र 3 बचे हैं। 3 कौन कौन से हैं, हरदा जो कि होशंगाबाद से बना था। होशंगाबाद आज की तारीख में नर्मदापुरम है। होशंगाबाद का एक छोटा सा जगह बाबई है, वो माखन नगर है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना है। अभी कौन से जगह का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से जगह का नाम परिवर्तन करके जगदीशपुर किया है, बताएंगे आप लोग। उमरिया शहडोल में है, नीमच मंदसौर में है। नीमच कहां मिलेगा आपको, मंदसौर में मिलेगा। ठीक है, तो नीमच कहां से बनाया गया, मंदसौर से बनाया गया। उमरिया शहडोल से बनाया गया। हरदा होशंगाबाद से बनाया गया। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे, 3 जिले। ठीक है, सिंहदेव समिति। इसके बाद अगला पड़ाव क्या आएगा भाई पहला पड़ाव 56, दूसरा पड़ाव 72, तीसरा पड़ाव 98। अब 98 के बाद ये 2000 आ जाएगा। हाँ, दिग्विजय सरकार। ठीक है, तो भाई अब 2000 में क्या होगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर दिया जाएगा। दिग्गी राजा की सरकार चल रही थी। इससे क्या होगा, मध्य प्रदेश में 45 जिले बचेंगे। इससे हुआ क्या, मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, अब मात्र 45 जिले बचे। ठीक है, इतनी बातें क्या कर लेंगे आप, थोड़ा सा याद कर लेंगे। और संभाग कितने बचे, मात्र 9 बचे। ठीक है, संभाग कितने बचे, 9 बचे। बोले इसके पहले, विभाजन के पहले कितने जिले थे, विभाजन के पहले कितने जिले थे आपको नहीं पता मान लो, तो फिर बचा भाई कितने, विभाजन के जब राज्य गठित हुआ तब कितने थे, 43। 72 में कितने बनाए, 2। 98 मई में कितने बनाए, 10। और जून 98 में कितने बनाए, 6। जोड़ लो भाई, यही पूरे क्या था, आपकी संख्या थी। इसमें से घटा देंगे तो कितने बचे, अब 45 बचे। कब, हमारा जब 2000 में विभाजन होगा। संभाग कितने बचे, 9। ठीक है, अब इसके बाद पश्चात क्या होगा, और क्या होगा, नए नए जिले बनाए जाएंगे। पहला अगला पड़ाव कब आएगा, 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों को क्या किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। कौन कौन से जिले, एक गजेड़ियों का स्वर्ग, ठीक है, बुरहानपुर को खंडवा से अलग कर दिया जाएगा, अशोक नगर को गुना से अलग कर दिया जाएगा, अनूपपुर को शहडोल से अलग कर दिया जाएगा। इस्लाम नगर, ठीक है, बिल्कुल राहुल मिश्राम, इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। और इस्लाम नगर का नाम जिसको जगदीशपुर किया गया है, वहां पे एक किला है, उस किले का नाम क्या है, फतेहगढ़। क्या है उसका नाम, फतेहगढ़। ये इस्लाम नगर पहले भोपाल की राजधानी हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने की थी,
दोस्त मोहम्मद खान ने, जिसकी स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। सबसे छोटा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, इन सब की चर्चा करेंगे अपन, है ना। अभी आगे क्लास तो आगे बढ़े थोड़ा सा। फिर क्या होगा? 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर बना दिया जाएगा। 17 मई 2008 को। देखो अब सिंपल सा कहानी। अब देखो पहले क्या होता था, आज की तारीख में भी यही है, जिले का गठन कब होगा? जब राज्य में चुनाव होगा। जिले का गठन कब? जब राज्य में चुनाव। 2003 में, 3 में क्या था? आपको चुनाव था, तो जिले का गठन कर दिया हमने, 3 जिले बना दिए। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। कब? 2008 में। 2008 में 5 साल बाद चुनाव होगा, तो फिर हम जिले बनाएंगे। कौन कौन से? झाबुआ और सिंगरौली। ठीक है, झाबुआ और सिंगरौली। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। और उसके बाद 8 के पश्चात फिर से चुनाव कब होगा? 13 में। भाई 5 साल, 8 5 13। फिर से चुनाव कब होगा? 2013 में। तो 2013 में जब चुनाव होगा तो 16 अगस्त 2013 को हम क्या बना देंगे? आगर मालवा। ठीक है, तो उसके बाद 13 के पश्चात चुनाव कब होगा? 2018 में। तो 18 में जब चुनाव होगा तो हम क्या बना देंगे? निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को। 18 के बाद चुनाव कब होगा? अभी इस वर्ष होगा। 18 के पश्चात चुनाव कब होगा? अभी इस वर्ष होगा। ये वर्ष क्या है? 22 चल रहा है। ठीक है, तो 23 चल रहा है ना। 18 कौन सा? 18 5 23। हर 5 साल में नया जिला बनता है। इस वर्ष हमने क्या बना दिया? मऊगंज। इस वर्ष हमने क्या बना दिया? मऊगंज बना दिया। तो टोटल कितने जिले हो गए? 53। संभाग कितने हो गए? 10। ठीक है, देखा, जब भी चुनाव होगा तभी आपको जिला दिया जाएगा, जब भी चुनाव होगा तभी नौकरी आएगी। ठीक है, अन्यथा नौकरी नहीं आएगी। इससे मतलब इसके अलावा जिला नहीं बनाया जाता है, इसके अलावा नौकरी नहीं आती चुनाव के अतिरिक्त, है ना। अब आता है मऊगंज, 53वां जिला। मऊगंज के बारे में देख लो, एकदम स्पेसिफिक, बहुत महत्वपूर्ण है मऊगंज। जो लोग व्यापम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है मऊगंज, है ना। मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कब की गई? 4 मार्च 2023 को। एकदम तिथि अच्छे से याद रखनी, डेट। 4 मार्च 2023 को घोषणा की गई मऊगंज को जिला बनाने की। ठीक है, इसमें कितनी तहसीलें होंगी? 4 तहसीलें होंगी। इसमें कितनी तहसीलें होंगी? 4 तहसीलें होंगी। ठीक है, इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे। कौन कौन से? मऊगंज और देवतलाव। 4 तहसीलें होंगी, 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे। ठीक है, 4 तहसीलें होंगी, 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे। मऊगंज का हेडक्वार्टर क्या होगा? जिले का मुख्यालय। जिला मुख्यालय कहां रहेगा? मऊगंज में ही रहेगा। जिला मुख्यालय मऊगंज में रहेगा। 4 तहसीलें कौन कौन सी? मऊगंज, हनुमाना, बईगढ़ी, देवतलाव। 4 तहसीलें कौन कौन सी? मऊगंज, हनुमाना, बईगढ़ी, देवतलाव। देवतलाव और देवतलाव मऊगंज क्या है? आपका विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, अब यहां पे जो टोटल मतदाता है वो कितने हैं? 6 लाख मतदाता। टोटल जनसंख्या का आदेश हो। ठीक है, मतदाता मत लिखना। टोटल जनसंख्या कितनी रहेगी? 6,16,645 के आसपास जनसंख्या रहेगी। और भी यहां 2-3 बातें लिखी हुई हैं, उनको क्या करना? स्किप कर देना। ठीक है, ये क्या था? आपका पूरा मऊगंज के बारे में जानकारी थी। इसको क्या करना? आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब पीछे आप लोग जो जो बात कर रहे थे, कौन सा राज्य, कितने जिले, कितनी सीमाएं, ये सब अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा कितने राज्य को सीमा किससे मिलती है, इन सब के बारे में चर्चा करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इधर से कितने? 13, उधर से कितने? 11। ठीक है, ये राजस्थान के संबंध में देखो, राजस्थान के संबंध में इधर से कितने? 10, उधर से कितने? 10। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में इधर से कितने? 2, और गुजरात की तरफ से कौन? 2। मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात से बॉर्डर बनाते हैं, गुजरात के 2 जिले मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है? 10-10, 2-2। उत्तर प्रदेश में बस आपको याद रखना है क्या है कि भाई इधर से 13 जिले, उधर से कितने? 11 जिले। इसके बाद क्या आता है आपका? महाराष्ट्र के संबंध में। महाराष्ट्र में क्या ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के 9 जिले, मध्य प्रदेश के 9 जिले, और महाराष्ट्र के कितने? 8 जिले। महाराष्ट्र के कितने? 8 जिले।
ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से 7 जिले और हमारी तरफ से भी 7 जिले। तो छत्तीसगढ़ गुजरात और राजस्थान के साथ समान है, गुजरात के साथ 2-2, राजस्थान के साथ आपका कितना 10-10 और छत्तीसगढ़ के साथ कितना 7-7। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश साथ बदलेगा डेटा, उसको क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है आपकी। दूसरी बात आती है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें यहां पर, ठीक है, जैसे यहां पे मुरैना है, जैसे यहां पे शिवपुरी है। मुरैना के साथ 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान। मुरैना यहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, यहां पे राजस्थान से जुड़ता है। यहां पे शिवपुरी दिया हुआ है, शिवपुरी इधर झांसी की तरफ जुड़ता है उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका झाबुआ और अलीराजपुर। वर्ष 2019 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र और उत्तर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, जबकि जो गुजरात झाबुआ है वो किसके साथ सीमा बनाएगा, गुजरात के साथ सीमा बनाएगा और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है। तो मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, ये 4 जिले हो गए। इसके बाद क्या आता है आपका सिंगरौली। सिंगरौली भी 2 जिलों में 2 हिस्सों में मिल जाएगा आपका। एक हिस्सा इधर कहां मिल जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश वाला, दूसरा क्या है छत्तीसगढ़ वाला। इसके बाद क्या मिलेगा आपका बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में क्या जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पे हमने देख लिया था अलीराजपुर किस में मिलेगा, गुजरात और महाराष्ट्र में, जबकि झाबुआ किस में मिलेगा, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो टोटल कितने जिले, 2, 2, 4, 2, 6 जिले कहां मिलेंगे आपको, इस प्रकार से सीमा बनाते हुए मिल जाएंगे। 2 या 2 राज्य से क्या है सीमा बनाते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये किसका क्षेत्रफल बता रहे हैं आप। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे। मध्य प्रदेश को 1956 के पूर्व केंद्रीय प्रोविंस प्रांत के नाम से जानते थे, सेंट्रल प्रोविंस। किसके नाम से जानते थे उसको, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे। सीपी बरार जो आप पढ़ रहे थे ना बार बार, भाई सीपी बरार क्या था, बरार आपने हैदराबाद से लिया था, सीपी पहले यहीं पे था, तो सीपी को ही तो मध्य प्रदेश कहते हो आज की तारीख में, ठीक है। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया गया था। भाई आपके विभाजन के पश्चात कितने जिले संभाग बचे, विभाजन के पश्चात 45 जिले और 9 संभाग बचे थे, तो 10वां संभाग कहां से आ गया, 10वां संभाग 14 जून 2008 को आएगा। 10वां संभाग कब आएगा, 14 जून 2008 को आएगा। अच्छा यूपी का बता रहे हैं, ठीक है, 14 जून 2008 को आएगा 10वां संभाग, ठीक है। 2008 में क्या कर दिया जाएगा, होशंगाबाद संभाग का नाम बदला जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम संभाग किया जाएगा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए कि होशंगाबाद जिले का नाम कब बदला जाएगा। भाई होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग 2008 में ही कर दिया गया था, तो होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम जिला कब किया जाएगा। लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद नागदा उज्जैन से, अब यहां पे क्या है, कुछ आकांक्षाएं लिखी हुई हैं, बिल्कुल है ना 2021। अब यहां पे कुछ आकांक्षाएं लिखी हुई हैं। क्या आकांक्षाएं लिखी हुई हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो बोलते हैं कि हमको जिला का दर्जा दे दो भाई, है ना। तो एक नागदा क्षेत्र है उज्जैन का, नागदा बोलता है कि हमको जिला बना दो। मैहर बोलता है सतना में है, हमको जिला बना दो। चांदचोड़ा गुना से बोलता है हमको जिला बना दो। बागली देवास में बोलता है जिला बना दो। इनमें से कोई नहीं बन पाया, बना कौन, मऊगंज, ठीक है। तो अपने को ज्यादा फड़फड़ाना नहीं है, जो शांति से बैठेगा उसका काम होगा, जो बहुत ज्यादा चिल्लपों करता है उसका काम नहीं होता है। ये सब चिल्लपों करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा फड़फड़ाते रहते, बोले हमको बनाओ, हमको बनाओ। यहाँ के नेता भयंकर फड़फड़ाते हैं ना, इस कारण नहीं बन पाते हैं। छिंदवाड़ा एवं रतलाम संभाग के रूप में भी प्रस्तावित हैं, देख लेना है, कभी ना बन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भयंकर चिल्लाते हैं। कमलनाथ सरकार है ना, किसमें कमलनाथ सरकार बता रहे हैं आप, 2021 में कमलनाथ नहीं भाई, 2020 में कोरोना लगा था, मार्च 2020 में सरकार बदल गई थी। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया था, ठीक है, लॉकडाउन के जस्ट पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था मध्य प्रदेश में, है ना, 17-18 मार्च के आसपास 2020 में। आ जाओ,
ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पूरी कहानी लिखी हुई है। ये मैप टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाला जा चुका है। आप लोग वहां से इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, है ना, ताकि आपको क्लियर क्वालिटी में मिल जाए। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी की पूरी संभाग की लिस्ट दी हुई है, और इस लिस्ट के आधार पर ये रंग रोगन जो किया गया है ना, इस रंग रोगन के आधार पर यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, आपको जिले मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। अगेन कि ये पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, फैक्चुअल डेटा है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। पीछे हम चर्चा करके आ रहे थे कि भाई ये क्या था, मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या है, कुछ बातें थी, गेहूं और धान की बालियां हैं, मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इसके अलावा स्टेट एम्बलम लगा, अशोक स्तंभ लगा दिया जाता है, 24 स्पाइक्स रहते हैं। ठीक है, 1981 में अपनाया गया था। ये सब बातें हम पढ़ के आए थे रजत जयंती समारोह में। ये सब बातें हम पीछे पढ़ के आ गए थे। हमको चर्चा करनी है राज्य सरकार की। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं राज्य सरकार की, शहडोल सबसे छोटा संभाग। हाँ अनु भाई, चर्चा करते हैं। ये जो प्रस्तावित जिले थे वो, और अजय सिंह वर्मा, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, शायद कंटिन्यूएशन में पॉइंट नहीं आए हैं इसलिए क्लियर नहीं हुआ। अनूप पाठक, शहडोल सबसे छोटा संभाग है, बिल्कुल सही है, शहडोल सबसे छोटा संभाग है। ठीक है,